हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। 9 मंथ्स तक मुझे फिजियोथेरेपी था, इलेक्ट्रिक फिजियोथेरेपी, फेशियल पैरालिसिस का पूरा फेस ऐसा टर्न हो जाता है। लोगों का कोविड में टेस्ट बढ़ गया होगा, मेरा तो पहले ही चला गया था। 2-4 दिन की जर्नी नहीं है हेल्थ, 2-3 महीने तक फॉलो किया और अब चल पड़े नहीं। किचन को देखना बहुत ज़रूरी है। सीनियर मैनेजर हो तो होगा ही, सीजर हुआ है तो बैक पेन होगा ही, हम इस होगा ही में ही जीने लगते हैं। डायबिटीज़ और अलग अलग माइग्रेन इश्यूज आज है कुछ भी नहीं है। मैं 100 mg की मेडिसिन लेती थी अपनी थायराइड की लास्ट 4 ईयर्स से, वो बंद है। ऑल क्रेडिट देती हूँ मेरी माँ को। लड़कियों को क्यों नहीं इतना ऑप्शन होता है कि हर चीज़ तुम इतना ज़्यादा ये करते हो। तो मुझे सम्मान का, सही में ऐसा सोचूं कि मुझे समझ नहीं था कि सम्मान किसको मिलता है। मैं सर्च करती थी कि सम्मान किसको मिलता है, पद को मिलता है, नॉलेज को मिलता है कि इंसान को मिलता है। राइट नाउ आई कैन से कि सम्मान सोल को मिलता है, और वो सोल को सम्मान तो खुद अपना सोल देता है। हिम्मत हारने जैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। मतलब आज हमारे गेस्ट है भावना सिन्हा जी, जो खुद एक वेलनेस कोच है। फैट लॉस में उनकी एक्सपर्टाइज्ड है और इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं और उन्होंने फ़ायदा दिया हुआ है, उनकी दुआएं कमाए हुए हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल हेल्थ में भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है, जहां 8 महीने के अंदर 20 किलो का वेट लॉस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ओवरकम करना, थायराइड मेडिसिन उनकी चली गई है, बंद हो चुकी है, बीमारी चली गई है, माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं है जो पहले रहता था, और उनकी सेकेंड डिलीवरी पोस्टपार्टम उनको राइट साइड फेशियल पैरालिसिस जो हुआ, उसकी जर्नी और उसको कैसे उन्होंने कॉन्कर किया, ये सब इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है। इवन जो छोटे गांव से आते हैं और स्पेशली बीइंग अ फीमेल, जो उनको चैलेंजेस फेस होते हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है और कैसे उन्होंने एक रिस्क लेकर वो दुनिया से बाहर निकलकर अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाई है, उसके ऊपर इस पॉडकास्ट में बात करी है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर आप गाँव से हैं, आप शहर से हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप इस पॉडकास्ट के साथ ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। इतना बेहतरीन ये पॉडकास्ट है। इट इज़ वेरी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एंड आई वॉन्ट कि आप ज़रूर इसे अंत तक सुनिएगा और इसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट होने वाला है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल बटन को क्लिक नहीं किए हैं फिट भारत को, तो अभी कर दीजिएगा और एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। आइए मिलते हैं भावना सिन्हा जी से इन होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। वेलकम भावना सिन्हा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जिनसे सीखा उनसे ऑनर्ड हो रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। सो आपकी तो जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हम पहले तो शुरू करते हैं कि आपने ये जो 8 महीने में 20 किलो वेट लॉस किया, आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ओवरकम किया और इतनी सारी चीज़ें आपने मतलब कॉन्कर की है। जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी आई थिंक ऐसा लगता है कि एक किक से शुरू हुई। ठीक क्यों करना चाहिए ये समझ में आई। और अगर सिर्फ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूं तो वो किक मुझे स्नेह सर के एक सेशन में ही आने के बाद मिली थी। 2 दिन का 19 मार्च 2022 में मैंने 2 दिन का सेशन था सर का अहमदाबाद में, जो मैं आई थी जी। और कुछ ना कुछ इंसान ज़िंदगी में ढूंढता है, शायद मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अनहैप्पी फील करती थी। मुझे ऐसा ये लगता कब की था, बात होगी? 2000? ये 2022 मार्च 19 मार्च की 19 मार्च में 10 ऊपर रिच ऐसा 2 दिन का अपना यहाँ पे अहमदाबाद में ही था। तो ऑल टुगेदर मेरी हालांकि तबीयत भी ख़राब थी, फीवर भी था, बट चूँकि क्या है टिकट पहले ले रखी थी तो आना था। एंड वो यूट्यूब के एक वीडियो को देख करके सर का आया था, कर्ज से मुक्ति ऐसा कोई वीडियो देखा था मैंने, जिसमें मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं बड़ौदा से अहमदाबाद ज़्यादा दूर नहीं, तो बड़ौदा रहती हूँ, तो सिर्फ देखने आई थी कि जो वीडियो में है वो रियल है क्या। और मैं आपसे आज मिले हुए, अगर आज की डेट की बात करूँ तो फर्स्ट सेल्फी, और इतनी आसानी से आपने उस वक्त दिया था कि मैंने मांगी थी सेल्फी, सेशन के बाद आपने दिया था। वो वाइट टॉप और ब्लैक आपका लोअर अच्छा। था। यस। वो भी याद है मैं आपको? वो अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो यस 2 years 4 months एंड 14 days हो रहे हैं मैम। आहा, एंड क्या वो बात है। एक चीज़ था, वो एक थॉट था। अब दोनों की मैं बात करूँगी कि वो एक थॉट था कि इंसान को बदलना क्यों ज़रूरी है। भागा भागी में पता ही नहीं चलता हेल्थ को कहाँ छोड़ दिया है।
हेल्थ को कभी कंसिडर किया ही नहीं, और मुझे ग्रो करना था। मैं यहाँ आई थी कुछ ऐसा चीज़ सीखने के लिए सर के सेशन में, जो मैं फाइनेंशियली थोड़ा अपग्रेड कर सकूँ और क्या करूँ लाइफ में कि थोड़ा स्टेबिलिटी और आए। लेकिन सर की एक बात चुभ गई या दिमाग में आ गई, वो ये कि भावना जी पहले खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त मैं ओवरवेट थी, वो दिख भी रहा था, तबीयत खराब थी तो वो भी शायद दिख रहा होगा। तो सर ने ये पता नहीं क्यों कहा, हो सकता है वो टिप्स बता सकते थे, लेकिन मुझे यही लाइन कहा। और वो दिन था और आज का दिन है कि मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि पहले अगर मैं ठीक हूँ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर या सेल्फ रिस्पेक्ट जो चीज़ समझ आई ना, ये वहाँ की जर्नी है। और 8 मंथ्स तो दिखने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस हैं मैम, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर दिन है, क्योंकि हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन ना। एब्सोल्युटली, वो It's a एक जर्नी है। तो आपने वो जो 20 किलो कम किया, यहाँ पर लोग 1 किलो 2 किलो कम करने के लिए भी सोचते हैं कि कैसे करें, हवा भी खाते हैं तो भी वज़न बढ़ जाता है। तो अगर हम पहले से वेट लॉस की बात करें, तो आपके हिसाब से आपको जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो क्या है खुद को वज़न कम करने के लिए? सबसे है पॉजिटिव माइंडसेट। मैं ये कर सकती हूँ, ये भरोसा होना। हम रिजल्ट्स देखते हैं, आज मेरा 20 केजी का देख करके बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैं भी कर लूँगी, लेकिन बीच राह में छोड़ देना। तो इसके लिए माइंडसेट चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उन्हीं लोगों के संपर्क में रही जिन्होंने ये कर दिखाया है। उन लोगों की बातें सुनी नहीं मैंने जिन्होंने ये बीच में छोड़ा है, सबसे बड़ा रीज़न वो है। दूसरा, उनको ही फॉलो किया जिन्होंने ये खुद से किया है। खुद किसी का ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने मुझे याद नहीं है कि आपके कोई भी टिप्स की, चाहे आपने सही डाइट क्या होना चाहिए, सही खाना क्या होना चाहिए, सही अपनी एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल करेक्शंस, तो सबसे मेजर चीज़ मैं बोलूँगी खाने को सही किया। कुछ भी उटपटांग सी चीज़ें हम खा लेते हैं, पेट भरना चाहिए, काम होना चाहिए, चलता है, ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ा। जो तो वो कौन सी चीज़ों को छोड़ा आपने? सबसे पहले वाइट शुगर को छोड़ा। पता चला कि ये नहीं होना चाहिए हमारी डाइट में, क्योंकि मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी थी ना, तो और थायराइड भी था। बड़े वाले बेटे का गिफ्ट था थायराइड, छोटे वाले का मेरा डायबिटीज़। और फिर ये दोनों का कॉम्बो पैक, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें मुझे फेशियल पैरालिसिस दी, जो पोस्टपार्टम का पार्ट डॉक्टर्स बताते हैं। क्योंकि 6 महीने के बाद ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया नवंबर 18 में, और तभी ये आया। तो तुरंत मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ। तो पोस्टपार्टम का एक पार्ट था, और स्ट्रेस बहुत था, मेरा बीपी बहुत हाई रहता था। अच्छा। उसके बाद फिर माइग्रेन आया, तो जिसकी वजह से स्टेरॉइड वगैरह भी काफ़ी चला बॉडी में। फिर 9 मंथ्स तक मुझे फिजियोथेरेपी था, इलेक्ट्रिक फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये फेशियल पैरालिसिस का पूरा फेस ऐसा टर्न हो जाता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं, कोई सेंसेशन नहीं। लोगों का कोविड में टेस्ट बढ़ गया होगा, मेरा तो पहले ही चला गया था। बिकॉज जब आपको फेशियल पैरालिसिस होता है तो इधर से ना तो चबा पाते हैं ना खा पाते हैं, ये लिप्स ओपन रह जाता था, आईज ओपन रहता था। तो ऐसे नॉर्मल ग्लास से ही पानी पी सको, नहीं तो मुंह ओपन ही रहेगा। आप रात को सोए हो, एक आंख बंद है, एक आंख खुला है। तो वो सारे फेजेस ऐसे थे। 6 महीने का बच्चा था, फीड कराते थे, स्टेरॉइड की वजह से उसकी फीडिंग बंद हो गई। और ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं पोस्टपार्टम में इसलिए रहा क्योंकि प्रेगनेंसी, जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, वो बहुत पेनफुल रही। तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक होना, मतलब आई वॉज ऑन इंसुलिन, तो तीनों टाइम इंसुलिन ले रहे हो, और 9 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ। फर्स्ट वीक ही 9 मंथ का लगा। डॉक्टर्स ने बोला कि मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने, कि नहीं कर सकते कैरी, क्योंकि इसमें चांसेस हैं इसको असर होने का। तो वो भी प्री मैच्योर बेबी कंसिडर हुआ, वो भी अनहेल्दी था। वो 4-4.5 साल तक आगे के ये जो दांत हैं उसके 3-4 दांत वो डेवलप ही नहीं हुए, छोटे ऐसे पल्प जैसा था, सॉफ्ट। अच्छा। वो कुछ भी काट के नहीं खा पाता था। तो जिसकी वजह से उसका भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, दूध पर ही था। अब लंबे समय तक आप कुछ और पिला नहीं रहे हो, उसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा। हम दोनों माँ बेटे एक साथ बीमार थे, एक साथ सिचुएशन ख़राब चल रही है चीज़ों की, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है। एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पर हेल्थ को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। मैं ज़रूर उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी कि आप जहाँ से हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आपने तो पहले बहुत बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। आप जहाँ से आते हैं शायद ही किसी ने करा होगा, या इतने लेवल पे करा होगा, या इतना पावरफुल तरीके से। तो उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी लोगों को पता चले। इतनी जो हमारे सामने सुपर वॉरियर बैठे हैं, सुपर वूमन है, सुपर मॉम है, उनकी कहानी जाने। बट अगर हम पहले वेट लॉस के ऊपर बात करते हैं, सो दैट जो लोग सुन रहे हैं उनको एक प्रैक्टिकल रास्ता मिल सके, तो उसमें आपने एक बताया कि आपने शुगर छोड़ा था, तो वो कितने समय तक छोड़ा था?
मैं ऐसा सोचती हूँ, शुगर उस दौरान 8 मंथ के दौरान तो छोड़ा ही था। ओके। अभी मैं लेती हूँ, मुझे Okay. मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है और मैं बहुत खाती हूँ। Okay. लेकिन सिर्फ छोड़ना काफ़ी नहीं होता है। जो मैंने समझ पाई अपनी जर्नी से, कब खाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाती सब हूँ आज के डेट में, इससे ज़्यादा चीज़ें जब मैं डायबिटिक थी तो छोड़ रखा था। लेकिन सही खाना, सही वक्त पर खाना, ये सीखा मैम और उसको ही फॉलो किया। समटाइम्स माइंडफुल ईटिंग का मतलब नहीं समझ पाते हैं। कार्ब्स छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, छोड़ने की कैटेगरी ज़्यादा कर लेते हैं। क्या खाएं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कभी सलाद नहीं खाती थी, मुझे सलाद खाना पसंद ही नहीं था, क्योंकि बहुत भूख लगती थी तो खाती थी, तो सलाद नहीं खाती थी, फ्रूट्स नहीं खाती थी। तो ये सारी चीज़ों को अपनाया, समझा, और कभी अगर खाई भी तो मेरी आदत थी कि सॉल्ट डालेंगे नहीं, नींबू डालेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। आज वो पता चला जब कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले जैसे बोला ना कि उन लोगों के संगत में आया। तो जब हम अच्छी कम्युनिटी में होते हैं, अच्छे लोगों के संगत में होते हैं, तो हमें चीज़ें पता चलती है। फिर उसको फॉलो किया और उस चीज़ों को कभी नहीं छोड़ा। तो आज के डेट में मैं ऐसा सोचती हूँ कि यस, मैदा, जितने भी अनहेल्दी कार्ब्स हैं, एक सेंटेंस अगर मैं बोलूँ कि हर वो चीज़ छोड़ी जो ऑब्वियस है छोड़ने के लिए जो सबको पता है कि नहीं पता खाना है, चाहिए। हाँ, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, उस पर रैदर ज़्यादा ध्यान दिया। सबको पता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक आज तक भी मेरे मुंह में नहीं गया। अच्छा। और छोड़ा ये कि जो 12-13 कप पीने की चाय की आदत थी वो कम्प्लीटली एक दिन छोड़ा। में एक दिन में 13 बीइंग कप अ चाय। बैंकर, हर मीटिंग ना चाय के साथ शुरू होती है। हाँ। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बात करो तो चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, और स्टैंडर्ड, और ज़्यादा अच्छा जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी। लेट सिटिंग, हमारी मैं सीनियर मैनेजर रही बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो हमारी लेट सिटिंग की जॉब है। हर बैंकर आज के डेट में लेट सिटिंग कर रहा है ज़्यादातर। तो लेट सिटिंग में आपकी एक वीडियो आई कि बैठे बैठे कैसे खुद को एक्टिव रख सकते हो। जी। थोड़ी थोड़ी देर पे 20 मिनट के बाद थोड़ा ऐसा स्ट्रेच कर लो, 20 कदम चल लो, वो फॉलो किया। छोड़ने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मैंने फोकस किया कि क्या अपना सकती हूँ और क्या मेरे पर्टिकुलर डेली रूटीन में ही क्या कर सकती ये हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपने, क्योंकि जब छोड़ने की बात करते हो तो एक डिप्राइवेशन वाला फीलिंग आता है कि मैं रह ना जाऊँ या मुझसे छूटता नहीं है। पर आपने बताया कि मैंने कुछ चीज़ें क्या ऐड करूँ वो सोचा। तो एक तो आपने बताया कि आप जो लंबे समय तक बैठे रहते थे, या आपने फ्रूट इनकॉर्पोरेट किया, जो आप सैलड नहीं खाते थे वो किया। उसके अलावा कुछ खाने में स्पेशली है जो ऐड किया? खाने में अपनी डाइट में प्रोटीन का इम्पोर्टेंस समझा और प्रोटीन को ऐड किया। ये बहुत बड़ी एक मिथ में मैं थी कि अगर मैं फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती हूँ, मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा वर्कआउट नहीं करती हूँ तो मुझे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ये सही एजुकेशन मिला कि पर केजी 1 ग्राम तो चाहिए मिनिमम, अपनी रिक्वायरमेंट है, और फैट लॉस के लिए प्रोटीन चाहिए, ये पता ही नहीं था। तो उस इनटेक को मैं अगर सबसे ज़्यादा सही नाश्ता जो बोलते हैं ना, नाश्ते को सही किया, कुछ भी करके चली जाती थी, चाय बिस्किट खा के चले गए, कुछ भी हैवी खा के चले गए। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें ये समझना कि दिन की शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं। और इट इज़ कॉल्ड, कह सकते हैं कि शर्ट का पहला ही बटन सही नहीं लगाया है तो अगला क्या लगेगा। सही बात है। तो आपने नाश्ता सही किया। नाश्ता सही तो किया। आप कुछ कुछ ऐसे डिशेस के नाम देना चाहेंगे जो जनरली जिसको भी वेट लॉस करना है आपके हिसाब से वो सही होंगे? जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ब्रेड बटर खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, तो उसके बदले क्या खा सकते हैं? साइट्रिक फ्रूट छोड़ करके कोई भी फ्रूट से स्टार्ट करना चाहिए। सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। अब जो डेली रूटीन में, और वही चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, मतलब जिसको आप डेली कर सकते हो। 2-4 दिन की जर्नी नहीं है हेल्थ कि एक डाइट चार्ट लिया, 2-3 महीने तक फॉलो किया और आप चल पड़े, नहीं। आपके घर के खाने में सबसे बेस्ट क्या है, किचन को देखना बहुत ज़रूरी है। कम ऑयल में क्या बना सकते हैं, नेचुरली कितना हम जा सकते हैं। आज चोकर युक्त आटा नहीं खा रहे हैं हम, प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा जा रहे हैं, फास्ट फूड पे ज़्यादा जा रहे हैं। फास्ट फूड का मुझे लगता है मैम कि नाम ही बेचारा बदनाम हो रहा है फास्ट फूड। फास्ट फूड तो फ्रूट से ज़्यादा या सैलेड से ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
वो बॉडी के अंदर फास्ट जाता है, फास्ट वो सब चीज़ करता है अपने। जी। जितना पौष्टिक आहार हमारा आज की डेट में नेचुरल फ्रूट्स है या नेचुरल सैलिड्स हम जो लेते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैदे वाले प्रोसेस चीज़ फास्ट फूड नहीं हो सकते, वो हार्ड फूड है रहता। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि हल्का चीज़ ले, जैसे चीला आप ले सकते हैं, ऑल वेजेस डाल करके आप चीला लें, उसमें अच्छे, और बेसन का चीला अगर आप लेते हैं तो वो हल्का भी होता है। मैंने कई सारे आपके वीडियोस देखे हैं और वो रेसिपीज़ भी ट्राई करे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन होता है। सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, जो बेस्ट आप कर सको डेली रूटीन के साथ वो आप करो। ग्रीन जूस अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो। ओके, सो ग्रीन जूस मतलब क्या, कैसे, क्या ले सकते हैं वेजिटेबल्स जैसे में? अगर मैं जो खुद का यूज़ करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि हर वो पत्ता जो आप तोड़ो और दूध ना निकले वो हम खा सकते हैं। हाँ। मतलब वो हम बना सकते हैं। थोड़ा सा कुकुम्बर ले लें, अदरक का टुकड़ा, आप करी लीव्स भी ले सकते हो, नीम के पत्ते भी ले सकते हो, धनिया भी ले सकते हो, पालक भी ले सकते हो। बहुत सारा मिक्स नहीं करें, 3 से 4 एक दिन में करिए और उसको ग्राइंड करिए 1 कप पानी के साथ, छानिए मत, ग्राइंड करके पीजिए। खराब लगेगा, दवाई कौन सा अच्छा लगता है। नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशंस है, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है, जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। बीटरूट हमको हम खाते नहीं कि मुझे पचता नहीं है। आखिर हमें ये सोचने की बात है कि हमें कोई कच्चा चीज़ क्यों नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सिस्टम अंदर बिगाड़ रखा है। तो इट विल टेक टाइम। कितना समय लगा है नहीं पचने तक के सफ़र में। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ मैम कि जिस दिन ये सर ने बोला उस दिन भी मुझे लूज मोशन ही हो रहे थे। उस दिन भी मैं फीवर में थी और मुझे याद नहीं है कि लास्ट ऑफिस में मुझे कब लूज मोशन नहीं रहा होगा। अच्छा। मतलब कुछ भी ऑफिस का कुछ भी खा लिया तो मुझे लूज मोशंस होता था। तो घर वाले, मेरी मदर इन लॉ भी बोलती थी तुमको ऑफिस का नहीं पचता, क्यों खाती हो। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, मुझे वॉमिट होना, महीने में 1-2 बार वॉमिटिंग होती थी, लूज मोशंस हो जाते थे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ था। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है तो उसको वक्त लगेगा। बिगड़ने में जितना टाइम सालों लगे, थोड़े महीने तो पेशेंस चाहिए ना। राइट। और आई थिंक वेट लॉस में गट हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस है। रातों रात ना तो हम मीडियम में सोए थे, सुबह डबल एक्सल में जगह है ही नहीं। तो ये दिमाग में सेट हो जाना कि मुझे तुरंत से क्विक रिजल्ट चाहिए, इजी फैट लॉस चाहिए। तो हेल्थ है, मैगी थोड़ी है। मुझे थोड़ा तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त दीजिए, सीखिए, सारी चीज़ों को सीखिए। और क्या खाऊं, मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसा बताएं, उससे रैदर अच्छा है कि आप किसी को प्रॉपरली गाइडेंस, उसको अटैच हो जाओ, पकड़ो और उसके बाद गाइड करो। लो, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, आपको आपका मेंटोर सही गाइड कर सकता है। जब आप किसी को गाइड करते हैं, जब आपने मुझे गाइड किया, या जब आपके प्रोग्राम को मैं एनरोल करके जब सीखती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को बताते हैं। फास्ट नहीं हो सकता, वो करना पड़ेगा। अभी क्या है, 5 सेकंड के 10 सेकंड के रील देख करके हम वही रेसिपी बनाएंगे, वो असर नहीं देगा जो आप मेंटरशिप में करेंगे। बिल्कुल। तो वो मैंने ये किया, इसलिए मैं मोस्टली आपके सारे कोर्सेज भी की हुई हूँ और मैं वो लिखती हूँ, नोट्स लिखती हूँ, मुझे क्या सूट करता है करके देखती हूँ। जी, वो कहता है ना कि जब आप अर्जुन बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली कृष्ण अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं और आपकी लाइफ बदल के जाते Yes, हैं। ma'am. और आई थिंक आप एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां आप सारी चीज़ों को बहुत डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं। सीखा है यही चीज़ करना कि मुझे यही लगता है, मैंने यही सीखा है जी। और सब चीज़ खुद पर ट्राई किया। मैंने यही समझा है मैम कि हमारी ज़िंदगी या हमारा हेल्थ तुरंत ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेचारा तुरंत ख़राब भी नहीं हुआ था। थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को सीखिए। लो कार्ब्स होना ही चाहिए मॉर्निंग में। चाय के साथ कुछ भी ले रहे हैं वो जहर ही ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जैसे इन्वायरमेंट्स में, अगर मैं बैंकिंग करियर में रही तो मोस्टली हम लोग ऑफिस में मिलते थे चाय बिस्किट, चाय पराठा, चाय के साथ हर चीज़ लेना। मैं मानती हूँ कि धीमा जहर क्या, थोड़ा फास्ट वाला ही जहर खा रहे होते हैं। हाँ, धीमा जहर नहीं है, चाय के साथ हम कुछ भी ले लें। जी। तो आई थिंक आपने जो बोला ना कि वो चाय इतनी हो जाती थी, या ऑफिस का जो माहौल था, या जिस कल्चर में हम लोग थे वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी शायद बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जिसकी वजह से इतने सारे चैलेंजेस आए। तो आपको क्या लगता है, पहले क्या था स्ट्रेस का लेवल और उसने क्या रोल प्ले किया है वेट लॉस में और डिसीज रिवर्सल में? स्ट्रेस का मैं मानती हूँ 90% रोल था, क्योंकि उसकी वजह से वेट लॉस करना चाहिए या हेल्दी होना चाहिए, यहाँ तक ध्यान ही नहीं जा रहा था। और स्ट्रेस क्यों था, क्योंकि हम अपने ही दायरे में रहते हैं। मतलब मैं 13 साल की बैंकिंग की करियर को मैंने अभी छोड़ा, तो 13 साल से जब से बैंक में लगी, तो बोलते हैं ना कि कोई दूसरा करियर का या दूसरे बैकग्राउंड का कोई फ्रेंडशिप नहीं है। राइट। तो आप लगता है कि आप ही राजा हो,
अपने स्ट्रेस है तो वो जेन्युइन है, 2 बच्चे की माँ हो तो इतना तो होगा ही, सीनियर मैनेजर हो तो होगा ही, सीजर हुआ है तो बैक पेन होगा ही, हम इस होगा ही में ही जीने लगते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं फरवरी से कहीं ना कहीं आप लोगों के वीडियोस, आपसे बाद में आपके वीडियोस देखे, स्नेह सर के पहले देखे, तो ऐसा कुछ एक चीज़ देखा, फिर एल्गोरिदम ने सपोर्ट किया और वही सारे वीडियोस सामने आने लगे। एंड थैंक गॉड कि उस साल पता नहीं कौन बिग बॉस जीता था, तो वो मुझे बहुत दिल दुखाया था ऑनेस्टली। तो मुझे लगा मैंने इतना समय बर्बाद किया और मेरा वाला नहीं जीता। तो वो फ्रस्ट्रेशन इतना था कि पता नहीं किस लिए मैंने, मेरे सामने कैसे स्नेह सर का आया है, आई डोंट नो। लेकिन जब ऐसे वीडियोस सामने आने लगे ना, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज व्हाट आई वाज वाचिंग, मुझे क्या चाहिए था। क्योंकि अभी आई एम श्योर आप नहीं देख रहे हैं बिग बॉस, मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, आप लोगों के वीडियोस देखती waste हूँ, of time. जिमरॉन देखती हूँ। बिल्कुल। तो उस वक्त वो सामने आया और फिर जब सर के सारे देखे मैंने, जब वो कृष्णा वाला जो सर का एपिसोड है, हाँ। उसमें मुझे कई सारे मेरी ज़िंदगी के सवाल के जवाब मिले, जिसने स्ट्रेस ख़त्म कर दिया। स्ट्रेस बहुत चीज़ों का होता है। सो आपने क्या किया, जो लोग देख रहे हैं उनको अगर स्ट्रेस है तो आपने क्या किया जिससे उनको भी आइडिया मिले, क्योंकि हम भी ये कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस कम हो? सबसे पहले तो अपने इंस्टा और यूट्यूब के फीड जाके चेक करें कि हम देखते क्या हैं। कोई बाहर का इंसान देता ही नहीं है स्ट्रेस, हम खुद ही सबको बुलाते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी फीडिंग वैसी है, हम बहुत सारा दिन रात कौन सा कंज्यूम करते हैं कंटेंट वो। तो मैंने चूज़ किया, आइडेंटिफाई किया, देखा कि मुझे इससे दिक्कतें आ रही है, फिर एक इंसान को पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर दूर करना हो, मुझे ऐसा लगता है कि फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर। किस चीज़ से स्ट्रेस आ रहा है, इंसान को दूसरा बोले नहीं बोले मैम, अपने को तो पता चलता है ना। करेक्ट। कि मुझे कब ज़्यादा मेरा पिच जा रहा है, कब मुझे आउटबस्ट होने का मन हो रहा है, उस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। और वो जब सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ केयर करने लगते हैं, तब वो अवेयरनेस आती है कि मुझे कब मैं अपना आपा खो देती हूँ, मैं इतनी चिड़चिड़ी हूँ, बच्चे कोई 2 थप्पड़ मैंने लगाया है। और आज मुझे वो याद आता है तो लगता है कि मैं क्यों वैसी थी। और ये 2 साल में मैंने बच्चे को कभी पढ़ने के लिए डांटा नहीं कि चलो तुम पढ़ लो, तुम ये करो, फिर भी A+ आ रहा है। वाह, आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल जाता है और वो फिर गिल्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर गिल्ट की वजह से और शरीर खराब होता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो आपने प्राणायाम या योग या वॉक, आई थिंक आप वॉक के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। क्या मैं एक्चुअली आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि जो कुछ नहीं करता है वॉक भी करेगा तो उसको इफेक्ट आएगा, और जो बहुत कुछ करता है उसको बदलते रहना होगा। उसका सार क्या था पता नहीं, मुझे यही सूट करता, तो मुझे लगा कि अच्छा मैं वॉक कर सकती हूँ। तो ये जर्नी जो मेरी फैट लॉस की रही, ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं कि 80% डाइट है, 20% अपना फिजिकल एक्टिविटी है, बट 20% को 20% नहीं देना है, उस 20% को 100% देना है। और यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं। वॉक किया, 3000 मेरा वॉक फिक्स था, 3 to 5। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो 5000 फिक्स है कि 5000 तो करना ही है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती और कभी कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं कभी बहुत फिटनेस फ्रीक रही, कभी नहीं रही, शुरू से नहीं रही। तो इतना मेरी बॉडी के लिए काफ़ी है। तो मैं अगर करती हूँ, मेरा यही है कि हाँ दिन भर की एक्टिविटी ऐसा भी। और जहाँ तक मैंने आपके जो नीट वाले वीडियो देखे थे, जो मैंने अप्लाई भी किया, कि हम बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को ऐड करके हम वो कर सकते हैं। करेक्ट। सो नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी एक्टिविटी की जिसको हम अलग से समय निकाल के नहीं करते हैं कि जिम में जाके किया या घर पे आधा घंटा कर लिया, समथिंग की जो अब रूटीन में करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ लेना वगैरह। मैंने ऑफिस में जो अप्लाई किया, क्योंकि ये मेरी फैट लॉस की जर्नी तो बैंक के साथ ही थी, तो हम लोग सीनियर मैनेजर है ना, थोड़ा ऐसा रहता है कि सब स्टाफ से पानी लेना है, फाइलिंग तुम करो, पेपर वहाँ रखो, तो ये सारा बंद करवा दिया। उस दिन का जो वीडियो देखा मैंने, जो मेरी लाइफ में अप्लाई करा, वो यही है कि पानी खुद से भरने के लिए जाऊँगी, क्योंकि वो 50 कदम भी ऐड हो रहा है मेरा जी। और फाइलिंग खुद का खुद करूँगी, कोई कैबिन तक देना है, कुछ पेपर इधर उधर देना है तो उठना है। और सबसे अच्छी चीज़ कि मैंने जो यूज़ किया, कोई मेरे डेस्क पे आके कोई बातें करता था ना, तो मैं उठ जाती थी। कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम जाने अनजाने किसी से बात करने में और ज़्यादा बैठ जाते हैं जी।
तो वो अलर्टनेस ये आया। और 20-25 सेकंड, अब किसी के पास उठ जाओ ना तो वो भी बेचारा थोड़ा कम बैठता है या कम बैठती है और थोड़ा हो जाता है, और फिर उसको भी, और ये चीज़ें मैं अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँ तो मैं लोगों को बताने लगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। क्योंकि सर का कोई एक तो ऐसा वीडियो देखा था, अभी कौन सा देखा ना, कितने सारे देखे हैं, तो सर ने ऐसा बोला था कि बर्निंग द ब्रिज का कहीं कुछ एग्जांपल दिया था कि तुमको कोई करके अचीव करके नहीं बताना है, पहले ही जो करने वाले हो, जिससे जो रिजल्ट मिलता है पहले बोल दो। तो अब तुम्हारे पीछे फायर लग जानी है कि अब गलती से भी, हाँ, अब गलती से भी तुमने अगर वो नहीं किया तो वही बाजू वाला तुमको ही रिमाइंड कराएगा। तो मैं कोई भी अपने लाइफ स्टाइल में कोई भी चीज़ें चेंज करती थी ना, तो सबसे पहले बता देती थी कि ये करने से ऐसा होता है, इसलिए मैं कर रही हूँ, तुम भी करो। और करो ना करो तो अब मुझे सामने से मैं किसी को बोल दी हुई हूँ ना, तो मुझे वो करना है। तो मैंने ये वाला चीज़ किया। तो हर 20 सेकंड में उठना। कई बार आपने आँखों के बारे में बताया कि खिड़की से ग्रीनरी नहीं देख सकते हो, कोई बात नहीं, दूर तक देखो तो आँखों का एक्सरसाइज होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी बता रखी है जो हम डेली रूटीन में सिर्फ अपनाने का दे रहे हैं। और मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। ओके, आप हर रोज़ कितने मिनट करते हैं मेडिटेशन? एवरी डे मुझे 10 मिनट ही होता है, जो फिक्स होता है। ज़्यादा बढ़ाया या कम किया वो डिपेंड करता है। वो समटाइम्स थोड़े डीप लेवल में अपने करते हैं, हाँ वो अलग होता है, लेकिन जो फिक्स है दैट इज़ 10 मिनट्स। लवली। और इजी है, 10 मिनट है तो कुछ आधा घंटा करने की या ऐसा कुछ रखेंगे तो शायद वो कभी फॉलो भी ना हो। ओके, सो आपने कुछ खाने के बारे में बताया, क्या अवॉइड किया, क्या ऐड किया आपने? वॉक के बारे में बहुत अच्छा बताया। दाल स्ट्रेस ऐड कर दिया मैम खाने में। यस, दाल को बिना बोले पहले हम लोग लंच ले जाते थे सब्जी रोटी, लेकिन जब प्रोटीन की समझ आई तो लंच में दाल फिक्स हो गया। और वो दिन है, और आज का दिन दाल शायद कभी किसी वजह से ही दाल नहीं जाएगा। दाल डेली खाते ही नहीं थे हम लोग, और कोई भी ऑफिस गोइंग ज़्यादातर दाल अवॉइड करते हैं, रोटी सब्जी सूखा ऐसा लेते हैं। हाँ, तो दाल ऐड कर दिया, मीठा। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैंने छोड़ी, मैं बताना चाहूँगी, मिक्सचर। और लास्ट में मिक्सचर और सब्जी के बिना मेरा खाना कभी कंप्लीट नहीं होता था लंच। वो क्या है? जो हम यहाँ पे नमकीन बोल सकते हैं। हाँ, कुछ मुरमुरा जैसा या पैकेट के नमकीन्स होते हैं ना, कि थोड़ा ऐसा चटपटा सा, उसको सब्जी में मिला करके लास्ट में थोड़ी सब्जी बचा के, गुजिया से सेव जैसा, हाँ, मान सकते हैं। हम एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से कोई भी आता था तो वो मिक्सचर हम लोग बोलते हैं, नमकीन। तो वो दालमोट अगर हिंदी में कोई ऐसा समझे, तो वो वहाँ से मंगाते थे। और हमारे घर का वो एक डब्बा था कि रहना ही है, कभी ख़त्म नहीं होता पूरे साल, वो रहता है। तो उसको सब्जी के साथ खाने की बहुत गंदी आदत थी, तो वो छोड़ा। हर गंदी आदतें छोड़ी, छोड़ने से ज़्यादा उसको रिप्लेस किया इज़ द राइट वर्ड। क्योंकि जैसे ही सैलिड ऐड किया तो ये सारे क्रेविंग्स ऑटोमेटिक बंद होने लगे। राइट। गॉड नोज की वो चीज़ें उस वक्त समझ में नहीं आती है। रिप्लेस किया, छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि रिप्लेस किया मैं। आपको तो थायराइड और डायबिटीज़ और अलग अलग माइग्रेन इश्यूज़ आज है? कुछ भी नहीं है। आज मेरा जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ था, उसके बाद जब भी H1AC होता था 8.3, 8.7, 9.1, ऐसा। राइट नाउ इट इज़ 4.8, 5.4, ऐसे एवरेजेस आते हैं। क्या बात है! तो ये बहुत, और मेरे जो फिजिशियन हैं उनके द्वारा कंसल्ट करने के बाद उन्होंने ही बंद कर रखा है। जो मैं रेगुलर मेडिसिन लेती थी ब्रेकफास्ट के पहले, वो बंद है। मैं 100 mg की मेडिसिन लेती थी अपनी थायराइड की लास्ट 4 years से, वो बंद है। अच्छा, तो आपको कितने साल रहा थायराइड और डायबिटीज़? 2013 की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आया था, फिर था ही 10 साल प्लस ऑब्वियसली। 2022 तक तो लिया, 22 में मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक मैंने लिया ऐसा करके। ऑलमोस्ट 10 साल का आपने डायबिटीज़ और थायराइड रिवर्स किया। वाह। और माइग्रेन भी अभी आपको कोई हेडेक नहीं है। ये राइट साइड जो मेरा होता था मैम, इतना पेन होता था कि मैं उस दर्द से सो भी नहीं पाती थी। फेशियल पैरालिसिस, हालांकि उन्होंने यही बताया कि जब आपकी बॉडी वीक होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है और बीपी हाई होता है। बीपी कितना होना चाहिए वो उस वक्त मुझे एहसास हुआ, क्योंकि इट वाज 203/93 जो अपने डिजिटल पैरामीटर चेक करते हैं। तो मैं हमेशा हाइपरटेंशन 3 में थी। तो मेरी इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, तो मेरी सासू माँ हमेशा बोलती, मम्मी भी, कि तुमको मैं बोलती हूँ तुम शांत रहो, तुम बहुत गुस्सा करती हो तो सब हो जाएगा। गुस्सा करती हूँ इन द सेंस कि पैनिक रहती थी, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है।
परफेक्शन होना चाहिए, इस हाँ। वक्त ही होना चाहिए, रात में 10 बजे तक बच्चे को जगा के होमवर्क कराना ही ज़रूरी है। आज के डेट में वो होमवर्क छूट जाता, वो पैनिक हो रहा होता, मैं जाके बोलती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, तुम सुबह स्कूल चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा छोटू हर वीक उसको 2 एक्स्ट्रा लीव चाहिए कि स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, तो मुझे हाँ बोलना है। पहले मैं पैनिक हो जाती थी, अच्छा। स्कूल कैसे नहीं जाएगा, 100% अटेंडेंस कैसे नहीं होगा। आज वो समझ में आया कि खुश रहेगा, ज़िंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा तो सब पॉसिबल है। क्या बात है। तो ये चीज़ समझना, तो शायद वो धीरे धीरे अच्छी संगत की वजह से ये हो पाया। मुझे तो ये भी जानना है भावना कि आपके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप एक छोटे से गांव से एक बैंकिंग और फिर एक वेलनेस इंडस्ट्री में आप आए और आज इतने सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर हेल्थ, टू लूज वेट एट्सेट्रा। तो ये जर्नी आप शॉर्ट में अगर बता सकते हैं कि कैसे, कहाँ से शुरू, कैसे ये आपको आग लगी कि यहाँ से आप इतने ऊपर के लेवल पर आ सके। जर्नी इतनी बड़ी है तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आसान करते हैं। आपने वो मूवी देखी है मैम, सांड की आँख? नहीं। ऐसी मूवी है? ऐसी एक मूवी है, अच्छी मूवी है। मतलब उस मूवी में स्टोरी मुझे हमेशा याद दिलाती मेरे मायके की। मतलब मेरी अपनी जो है पेरेंट्स, जहाँ से हूँ मैं बेसिकली, ज़मींदारी प्रथा से होते हो, बहुत बचपन बीता होता है ज़मींदारी में, बहुत 100-200 बीघा ज़मीन होता है, बहुत लोग काम वाले होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ है ना फीमेल की, वो ज़ीरो होती है। दिन भर आप काम करते हो, दिन भर आप कुछ भी करते हो, वैल्यूज़ तो मेल मेंबर की होगी, और आप राइट्स आपके क्या हैं उसके लिए भी आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एंड ऑल क्रेडिट मैं 99% देती हूँ मेरी माँ को, क्योंकि उनको ये घुटन था, जिस घुटन से मैं निकली या निकाल पा रही हूँ लोगों को, ये उनका कहीं ना कहीं घुटन था। एंड स्टोरी, 2 भाई हैं मेरे, 2 बड़े भैया हैं और मैं अकेली हूँ, सिस्टर में अकेली हूँ, मम्मी के 3 बच्चे, पापा के। तो उसमें है, और पढ़ाने का सब चीज़ जिम्मेदारी होता है ना, कि कहने के लिए होता है कि सारे तो मेल करेंगे, तुमको कहाँ से पढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो मैंने देखा कि जिम्मेदारी चली गई और रौब नहीं जाता है वो चीज़ें नहीं जाती, आप नीचे उतर नहीं पाते हो, तब लाइफ को सरवाइव करने में और दिक्कत आती है। ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है, आप डाउन जा नहीं पाते हो, लोग क्या कहेंगे। समटाइम्स तो सबसे बड़ा रोग तो यही है कि लोग क्या कहेंगे, छोटे लेवल से कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते हो। तो और मेरी मम्मी का हमेशा से था कि छोटे लेवल से करना चाहिए, ऐसा कि कभी भी स्टार्ट करो, तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था। चूँकि ज़्यादातर वक्त लेडीज़ के साथ रहा, क्योंकि 6 साल की 7 साल की थी, शुरू से बचपन से हेल्दी हूँ, तो बाहर खेलने नहीं जाओगे, मेल जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रस्सी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, लड़की में तुम नहीं, बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ही रहोगे, काम करोगे, या जो करना है घर में करोगे, बाहर जंप नहीं करना है, ऐसा खेलना नहीं है जो ऑड लगे, ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं। तो मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और 10th क्लास तक एक होप में पढ़ी। हाई स्कूल मेरा 1.5-2 किलोमीटर दूर है गांव से, जो पैदल जाते थे उस वक्त, आई डोंट नो अभी रोड बना होगा या बच्चियाँ साइकिल लेके जाती होंगी। तो वो पढ़ने के लिए जब जाते थे तब भी यही कहानी थी कि हाई स्कूल कोई नहीं गया है तो तुम कैसे जा सकती हो। अच्छा, मतलब दूसरे गांव 10th के बाद नहीं, 6th क्लास से, वहाँ पे अच्छा। प्राइमरी ही, मेरे गांव में प्राइमरी ही था। ओके। और उसके बाद 6th क्लास से दूसरे गांव जाना था, तो वो स्ट्रगल का भी फेज़ रहा। मेरी यही जिद थी, भैया जा सकते तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। तो इस जिद में कहीं ना कहीं भैया ने भी सपोर्ट करा, फैमिली ने भी सपोर्ट किया, और ना हाँ वाले में मम्मी का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो 10th कर लिया। 10th तक बहुत बड़ा झूठ में मैंने ज़िंदगी जिया। मम्मी ने हमेशा बोला था कॉलेज में पढ़ाएंगे तुमको, जैसे भैया लोगों को पढ़ा रहे हैं। 10th के बाद सी टोल्ड मी रियलिटी कि नहीं पढ़ा सकते हैं, अपनी उतनी इनकम नहीं है, भैया को ही पढ़ा रहे हैं, यही बहुत है, तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। और आपके एक भाई थे? 2 भाई। 2 भाई। और वो दोनों पढ़ रहे हैं बाहर और मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये मम्मी से पहली बार मुझे ऐसा हुआ ना कि तुमने धोखा जैसा क्यों करा, पहले से क्यों ख्वाब दिखाया। पहले अपन नहीं पढ़ रहे हैं तो बोलते थे तुम पढ़ोगे तो कॉलेज भेजेंगे, ऐसा करेंगे, और वो एक सपना दबा सा रह जाता है। जो कोई गांव के कोई और पहचान वाले आते थे ना, 1-2 बुआ लोग लगते हैं, वो लोग आते थे सिटी से, तो उनकी ज़्यादा वैल्यू हो रही है, सब पानी दे रहा है, पूछ रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत ये करता था इंस्पायर। एंड मेरे छोटे से बच्चे के दिमाग में यही था कि जो पढ़ लिख लेता है उसको वैल्यू मिलती है, और शायद उसकी ही तलाश जीवन भर रह गई जो 2 साल पहले तक रही। रियल वैल्यू किसकी है समझ ही नहीं आ रही थी। आई वॉज थिंकिंग कि पढ़ने की वैल्यू है,
तो पढ़ने के लिए जी जान लगाते लगाते तो समहाउ जैसे तैसे करके जिद भी किया, सारी चीज़ें करी, बहुत स्ट्रगल, कभी मनाया कभी लगी। अच्छा, आपको पड़ी है? हाँ, तो मार पड़ी है। समझते नहीं है ना, मम्मी के हाँ। पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक हाउसवाइफ के पास बहुत ऑप्शन नहीं होता है। और ये बात जब मैं खुद माँ बनी ना तो समझ में आया। मम्मी पर बहुत गुस्सा आता था कि क्यों नहीं समझते कि मुझे पढ़ना है। लेकिन ये भी सही है कि उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो सपने नहीं दिखा सकती थी, वो रियलिटी बता सकती थी। और उसने, मुझे ऐसा लगता है कि 10th तक रियलिटी बता सके इसके लिए वेट किया होगा, क्योंकि उसके पहले उसकी छोटी बच्ची को बता नहीं सकती, बताएगी तो पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ मुझे मेरे बचपन में बहुत कड़वाहट भरा टुवर्ड्स मेल, टुवर्ड्स की बोलते हैं ना कि लड़कियों को क्यों नहीं इतना ऑप्शन होता है कि हर चीज़ तुम इतना ज़्यादा ये करते हो। तो मुझे सम्मान का, सही मैं ऐसा सोचूं कि मुझे समझ नहीं था कि सम्मान किसको मिलता है। मैं सर्च करती थी कि सम्मान किसको मिलता है, पद को मिलता है, नॉलेज को मिलता है, कि इंसान को मिलता है। जो 39 ईयर्स की अभी हो गई, राइट नाउ आई कैन से कि सम्मान सोल को मिलता है, और वो सोल को सम्मान तो खुद अपना सोल देता है। ये समझने में इतनी बड़ी जर्नी हो गई मैम, और बहुत तरह से हेल्प मिलता गया। यूनिवर्स का मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ पापा की गरीबी का। बहुत ही बड़े वॉरियर हो, है ना? थैंक यू मैम। क्योंकि आपने जो अभी पिछले कुछ समय में बताया, आई एम श्योर शायद हर फीमेल रिलेट कर पाएंगे, और स्पेशली जहाँ से आप आते हैं, इट्स अ बिग थिंग। एंड सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि कुछ करने का जज्बा कभी मरा नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ लगता था कि आए हैं जीवन में यार, तो और बचपन से मैं स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ी, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। रेडियो सुनी, स्वयं सिद्धा, कौन स्टोरी कहाँ है पता नहीं, जिस स्टोरी में कोई फीमेल वॉरियर का प्ले करी है उस स्टोरी में, वो मुझे आज भी याद है। क्यों, कहाँ, कैसे, मम्मी ने क्या कुछ नहीं बोला होगा कि तुम्हें सारा काम करने के बाद ही पढ़ना हो सकता है, वो किया। आप मुझे आज के डेट में, जैसे स्नेह सर ने क्या बोला कि पहले आप पर देखना होगा, तो पहले अपने पर देख लो। मेरा एक हैबिट बचपन से है कि अगर मुझे इसी से वो परमिशन मिलना है तो उसने जो कहा वो पहले फॉलो करो। और मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मम्मी के बिना सपोर्ट के आगे जाने नहीं वाली हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। उस घर से, उस माहौल से कोई अगर एक माँ सपोर्ट नहीं करे तो कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। आई थिंक कहीं नहीं कर पाएगा। आज मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर मैं एकदम रोड़ा लगा दूंगी तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, और मम्मी कर पाए ये समझ में आ चुका था मुझे कि मम्मी क्यों मना कर रही है। तो मम्मी की परिस्थिति ही वैसी है इसलिए मना कर रही है। तो मैंने हर वो छोटी चीज़ करी जिसमें मम्मी खुश हो सके, चाहे मम्मी का काम में हाथ उठाना हो। हमारे घर में बकरियां भी पालन हुआ, मुर्गे भी पालन किए, गाय भी किया, खुद घास भी काटे, सारी चीज़ें करी। और मुझे ये इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोलने में शर्म नहीं आ रही है, बिकॉज ये मेरा प्राइड है मैम। एब्सोल्युटली, ये मेरा प्राइड है कि मैं उस फैमिली से आती हूँ, उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ मैं कॉलेज में चली गई तब तक मेरे घर में अपना वॉशरूम नहीं है, लेटरिन रूम नहीं है, खेतों में जाते थे। वाह। और सब लोग इसका मजाक बनाते हैं, सबको लगता है, आज मैं ये नेशनल प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, मैं फिर भी ये बोलती हूँ कि हिम्मत हारने जैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। हिम्मत हारने जैसा होता ही नहीं है। अगर मैं घर में बता देती कि मैं स्नेह देसाई को देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, पता नहीं कौन सपोर्ट करता नहीं करता, मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं बताया? घर में किसी को नहीं पता था कि मैंने 21,000 22,000 मतलब जो भी अपनी फ़ी थी 2 दिन के लिए फ़ीस भरती, किसी को समझ में नहीं आएगा। आज के डेट में जो मैंने इस हेल्थ कोचिंग से या इस इंडस्ट्री से सीखा, ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। खुद की आग खुद को समझ में आती है। और आपको पता था, और आपने जब इतने इन्वेस्ट किए अपने आप के ऊपर, आज आप लाखों कमा रहे हैं। एंड कितने बड़े गर्व की बात है, जो शायद ही कोई इतना बड़ा कदम उठाकर इतना बड़ा करेज दिखा सकती थी, और भावना जी आपने वो करके दिखाया। वेरी ट्रू मैम। शायद हिम्मत करना होता है, और कुछ चीज़ें हैं कि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस जर्नी से जब पढ़ाई करी, तो पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। जब मम्मी पहली बार मुझे सिटी के लिए छोड़ने आ रही थी, मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है जहाँ बस स्टैंड है, जब मैंने उस टाइम पे शुरू किया था, तो वो पैदल चल के हम लोग बस से पकड़ के भागलपुर की सिटी आते थे पढ़ने के लिए। तो मम्मी जब छोड़ने आ रही थी तो मैं मेरे खेतों से गुजर रही थी, और मम्मी को मैंने वो लाइन कहा था कि मम्मी मैं वापस तो नहीं आऊँगी, खाली हाथ वापस तो नहीं आऊँगी।
और वही चीज़ था कि मैं खाली हाथ कभी वापस नहीं गई। 2003 में मैं घर छोड़ी, 2-3 साल मेरे इसी zigzag में कैसे पढ़ेगी क्या करेगी, 2-3 साल का ब्रेक भी रहा हायर स्टडीज़ को लेकर के 10th के बाद। लेकिन फिर 2003 से 8 तक की स्टडी करी। 8 के बाद देखो यूनिवर्स देता है मैम, फिर लगा कि अब क्या करना है। 8 में कोई गवर्नमेंट जॉब, और हम लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब बिहार में, और एक फ़र्क था क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों बैंक में आई क्योंकि उस वक्त इसकी वैकेंसीज आई, और ये इसके सिलेबस को देख के मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ जितना टाइम फ्रेम मुझे दिया गया है। क्योंकि मम्मी ने मुझे 2010 तक का समय दिया था, 10 तक करना है तो करो, इसके बाद मैं कंट्रोल नहीं संभाल पाऊंगी तुम्हें कि अब और नहीं रोक पाऊंगी शादी करने से, ऐसा होता है ना हमारा, तो शादी के लिए। और नवंबर 2010 में मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर मम्मी से फिर और एक्सटेंशन मिला, फिर मेरी आज लव मैरिज ही है, हैप्पीली अच्छा, क्या बात यस। तो वो एक करके दिखाया। उसके बाद मैंने बोला कि मैं लव मैरिज ही करने वाली हूँ और ऐसा ऐसा है सारा चीज़। तो फिर आपके गांव से किसी ने भी किया होगा ऐसा? आई एम फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट जिसने लव मैरिज किया है आपके गांव से। मेरे बाद कई सारे हुए इवन में वो आपको थैंक यू कहते होंगे। यस ऑफ कोर्स, कई सारे मेरे कजिन ब्रदर लोगों ने करा, लड़के भी बहुत बार ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। एंड मैं कभी बहुत प्राइड से मैं बोलती हूँ कि, और मैं लव मैरिज ही नहीं करी, इंटर कास्ट मैरिज करी हूँ। तो अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ें बहुत मुझे बहुत बोलती हूँ, अच्छे से बोलती हूँ कि बहुत बड़ा लाइट लेकर के जाते ना तो भी इसके जैसा तो दामाद नहीं ढूंढ पाते। अरे वाह। क्योंकि मेरे ऑल टुगेदर सारी जर्नी में वो मेरे साथ हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हस्बैंड मेरे पीछे हैं, नो, हमेशा साथ हैं। समटाइम्स तो आगे भी हो जाते हैं खींचने के लिए कि तुम सो मत जाओ, तुमने ये डिसीजन लिया है तो तुमको करना है, यू हैव टू डू दिस। तो ये कहने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। अब ये इंग्लिश कहाँ से सीखे और कैसे आपने, मतलब आप जितना फ्लुएंटली आप बात कर रहे हो, इतना एंजॉय कर रहे हो, आई एम श्योर यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे वीडियो टीम को। तो कैसे आप इतना आप कैसे इतनी करेज लाए? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो गांव से देख रहे हैं स्पेशली, या ऐसे एरिया से हैं कि जो शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनके माँ बाप शायद उनको सपोर्ट नहीं, उनकी पढ़ाई रुक चुकी है, या शायद वो फीमेल है उसकी वजह से शायद कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। क्या सोचे वो जिससे वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके आपकी तरह? मेरे टाइम पर तो मैम बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब तो जॉब के बाद देखा। मेरा व्हाट्सअप भी 2014 में मुझे मोबाइल मिला जिसमें व्हाट्सअप होता था, और यूट्यूब तो बहुत बाद देखा मैंने। लेकिन अभी अगर मैं ये बोलूँ, जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, कोई फीमेल भी है, तो ये बोलना बेकार है कि कैसे सीखे। हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर चीज़। अगर आपके वीडियोज़ को बार बार देख रहे हैं तो वहाँ से सीखा चीज़ें सारी लर्न की, वोकैबुलरी है, हर चीज़ है। मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी करे भागलपुर में जाने के बाद, और उस वक्त भी वहाँ पे बोलते हैं कि स्टार होता है और फोनिक्स सिखाया जाता है। क्या सीखा क्या नहीं सीखा पता नहीं। उस वक्त मेरी एक हैबिट है कि जिसको गुरु माना, फिर उसने बोल दिया तो जो बोल दिया वो करना है जी। तो और आदत क्यों बनी, क्योंकि इसके अलावा और ऑप्शन भी नहीं था। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि मम्मी की बात माननी है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, भैया की बात सुननी क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही गुरु ने जो बोला, तो मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स उस वक्त किया था, एक क्रेज़ था, सीखा था। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि उसमें 28 स्टूडेंट थे और 2 ही पास आउट हुए थे, जो उनके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते थे। और मेरा फ़ोटो उस वक्त, तो अभी तो पता नहीं सर का सेटअप जो भी चेंज हुआ, तो वो भी स्टार ऑफ दैट बैच था लगा हुआ। अच्छा, ये वो किया। तो शायद डेडिकेशन है मैम, और आज के डेट में तो बहुत ईजी है। अगर हमारे पास व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, बोलते हैं ना कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, फैमिली आपके व्हाट्सएप को चेक करने नहीं आती है, यूट्यूब को चेक करने नहीं आती है, तो आप यूट्यूब पर क्या देखते हो? वही समय जो आप इंटरटेनमेंट में दे रहे हो, आज वही समय खुद को सिखाने में दो। और सबसे बड़ी सोच होती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो लोगों को इंस्पायर कर सके कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये शुरू से जर्नी को डिसिप्लिन ये थॉट ही डिसिप्लिन बनाए रखता है। क्योंकि मैं जिस गांव से छोड़ के आई, मम्मी के यही वर्ड थे एग्जैक्टली। अगर मैं वो वर्ड बोलूँगी, आई एम वेरी सॉरी मम्मी, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन बोल दो। हाँ, बोल ही देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने एक लाइन बोला था कि तुम्हें पढ़ा नहीं सकती मैं, बाहर सिटी में रख के नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, अगर वो भाग गई कहीं तो। एक माँ का ये डर है, सुनने में एक बेटी को बुरा लग सकता है, और लगा भी इनफैक्ट उस दिन मुझे लगा भी, लेकिन मेरे पास सुनने के अलावा ऑप्शन नहीं था। मैंने ये लव मैरिज भी किया,
जिस दिन जर्नी के दौरान ही मुझे आया, मम्मी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे मैंने बताया। फिर मम्मी ने अगेन यही कहा, जॉब के पहले मुझे कुछ सुनना नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोगों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को किसी न किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखा होगा, कभी हमने साथ में मूवी नहीं देखी, कभी हमने कोई एंटरटेनमेंट का काम ही नहीं किया, ओनली बिकॉज कि मम्मी को वर्ड दिया है। और किसी रिलेशनशिप को अगर ले जाना तो शादी के बाद ही करेंगे प्रीतम, ऐसा कभी गए ही नहीं है ना, कि कोई भी नहीं बोल सकता। क्योंकि मैं जिस दौर में रही हूँ 2003, 5, 8 ये सब में, भागलपुर जैसे सिटी में रहना, गलती से किसी के पास खड़े हो ना, इनके पास खड़े होकर बातें कर रहे हो ना, वो पहुँच जाएगा वहाँ। उसको तो उस लड़के के साथ बात करते देखा। तो उस डेंजरस माहौल में मुझे निकलना था, क्योंकि मैंने मम्मी को वर्ड दिया था। और एक चीज़ था कि मम्मी को तो ऑलरेडी उसने बहुत देख चुका है लाइफ में, उसको एटलीस्ट मेरे से ये वाला, मेरे तरफ से तो कितना कम से कम जा सकता है ना, वो करो। तो आपकी मम्मी अभी क्या कहते हैं आपको लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर? अभी बहुत बहुत प्राउड करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, शी इज़ रिलैक्स्ड। और अभी एक ही चीज़ मुझे लगता है कि 2 मम्मियाँ हैं, दोनों चिल्ड रहनी चाहिए, 2 पापा हैं, दोनों ऐसे रहना चाहिए। क्योंकि मेरे शादी के पहले की जर्नी भले मम्मी के साथ है, शादी के बाद, जॉब के बाद मेरे इन लॉज मेरे साथ कभी नहीं छोड़े। क्या बात है, कभी नहीं करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं इधर भी आ रही हूँ, बातें कर रही हूँ, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चों का टेक केयर करते हैं, ये बोलना तो जनरल हो जाएगा, मेरा टेक केयर करते हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूँगी। अरे कि एक गिलास पानी उठा करके आपको पीने का नौबत नहीं लाने देते हैं। फादर इन लॉ जैसे हैं। तो वो बहुत मायने रखता है। मैं, और ये शायद तब कर पाते हैं जब कोई लड़की एक एम्पायर खड़ा कर चुकी होती है। मैंने ये सारी चीज़ें, मैं ऐसा बोलना चाहूँगी ज़रूर कि पेशेंटली कमाया, इतनी आसान नहीं होती है जर्नी, लेकिन करना पड़ता है, और सारी चीज़ें मिलती तो ज़रूर है। ज़रूर ज़रूर। और आप जैसे स्नेह सर हमेशा कहते हैं ना कि कुदरत कभी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। यस। तो वो जो आपने कर्म किए, उसका रिज़ल्ट, उसका फल आपको अभी मिल रहा है। वो सपोर्टिव इन लॉज हो, या वो आपकी सक्सेस हो, या आप इतने ट्रांसफॉर्मेशंस जो ला रहे हैं फैट लॉस में, वो होता है, वो आप क्लाइंट की दुआएं कमा रहे हैं, वो हुआ, या आपके परिवार में इतनी खुशियां हैं, आपके 2 बच्चे इतने हेल्दी और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार दे, ऐसे बच्चे हो, ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आपने वो कमाया हुआ है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप चाहें तो मम्मी की या परिवार की या आसपास जो भी रुकावटें थी उनकी आप सुन लेते और रुक जाते और अपने आप को एक विक्टिम माइंडसेट में रखते और आप आगे ना बढ़ते। और उसमें हम जानते हैं कि कैसी लाइफ हो जाती है जहाँ पर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और इवन सुसाइड तक बात चली जाती है। बट आपने वो चूज़ नहीं किया, आपने दूसरी लाइफ चूज़ करी जहाँ पर आपने जो करना पड़ा वो किया, बट आपने रिस्क लिया, आपने करेज दिखाया और आपने अपनी खुद की एक नई लाइफ बनाई है जहाँ पर आपने अपने गांव की एक पहली लड़की बनकर कि जो इतनी बड़ी इतना बड़ा रिस्क लेकर इतनी बड़ी सफलता पा सकते हैं। यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू मैम। लेकिन एक चीज़ और लगता है कि ये चीज़ ना वापस से गुम हो गई थी जब अच्छा। ये जो वेलनेस कोच में आपने पहला सवाल पूछा था ना कि कैसे फिर बैंकिंग से वेलनेस कोच कहाँ आ गया। बैंकिंग का जॉब जितनी जद्दोजहद से लिया था, उस जॉब को छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। वो भी एक करियर का एक पार्ट बन गया था। तो वो जो चीज़ें थी ना, वंस अगेन वापस हम उसी रैट रेस में फंस गए थे। वो रियलाइजेशन मुझे हुआ जब मैं आप लोगों के संपर्क में आई, जब मैं चीज़ों को समझ पाई, कोचिंग सेक्टर में आई। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर इनकम नहीं है, ब्लेसिंग इनकम है। तो कौन सा मोमेंट था वो, स्पेसिफिकली कोई याद है आपको, कौन सा मोमेंट? यस, वो मोमेंट था, एक तो पहला जो आया था कि डेली ऑफिस से ना 8 साढ़े 8 बजे आना, पैरालिसिस के बाद, हेल्थ चैलेंजेस के बाद, ऑफिस, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मेरे लिए कभी भी आसान नहीं रहा। और वो डेली आपको इतना ज़्यादा बैक पेन और इतनी सारी तकलीफ़ें होती है, मेडिसिन की, मेकअप किट की बजाय मेडिसिन किट के साथ ऑफिस जाते हो। लगातार मुझे 6-7 महीने से फीवर रह रहा होगा। और ये जब मैं यहाँ पर आई थी मार्च में, सेशन ज्वाइन करके गई, उसके बाद टाइफाइड आया और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। एट द सेम टाइम जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया तो हॉस्पिटलाइज्ड हुई। दैट वाज द मोमेंट कि जब मेरी फ्रेंड जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि नहीं तुझे हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए, कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया, तो उसने बोला कि अभी तेरे बच्चे कैसे रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज मेरे पास यही एक्सक्यूज़ था, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो वो रियलाइजेशन है मैम, वो हॉस्पिटल में वो 7-8 दिन का, मुझे लगता है 2022 का, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे भी था 10 अप्रैल को, आई वॉज इन हॉस्पिटल।
तो वो मुझे एक पल था जब ये लगा कि सच बात है कि अभी मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं। वो रियलाइजेशन है कि अभी मैं अगर हेल्थ को नहीं देखी तो जॉब देखने से नहीं हो जाएगा कुछ भी। और धीरे धीरे आई और साथ में बिल्ड करना था, तो पहले हेल्थ को बिल्ड किया जो बोला था, पहले खुद को देखो, फिर जब आप कुछ चाहते हो तो यूनिवर्स देते रहता है। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वेलनेस करियर का अपॉर्चुनिटी दिखा सामने, और यही दिखा कि यहाँ पर लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को ठीक करना है, लोगों की दुआएं हैं। काम तो सब जगह करते हैं बिल्कुल, और ये ऐसा काम है जहाँ ब्लेसिंग्स मिलता है, कोई थैंकलेस जैसा फीलिंग्स नहीं होता। तो इसके लिए मैं थोड़ा सीरियस हुई कि मैं इसमें करियर बनाने के लिए, एंड यू नो कि कोई भी करियर है तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों का केयर करना है, थॉट है, कैसे करना है सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने में लगा, और 13 साल का जो जॉब था मेरा वो 19 महीने लगे मुझे रिज़ाइन करने में। आपने ट्रेन द ट्रेनर पहले किया और फिर आपने हेल्थ कोच प्रोग्राम किया? यस, पहले ट्रेंड का, क्योंकि बत्ती तो उधर ही जली। हाँ, क्योंकि वहाँ पर आपको लगा कि नहीं अब कोचिंग इंडस्ट्री में आना है। कुछ लाइफ में और भी होता है बैंक के अलावा या जॉब के अलावा, पहली बार समझ में आया। हाँ, ट्रेन द और ट्रेनर तब में। आप जब ट्रेन द ट्रेनर में आए थे तब आप जॉब कर रहे थे बैंकिंग Yes. की ही, और तब फिर आपने कितने समय के बाद फिर छोड़ी? ऑलमोस्ट मतलब मैं मई में आई थी और नवंबर में छोड़ा, मतलब 17 महीने बाद। वाह। और फिर उसके बाद आपने हेल्थ कोच प्रोग्राम किया? ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ही किया। अच्छा, उसी हाँ, जर्नी में, हाँ, मतलब आपने हाँ। हेल्थ कोच किया तभी भी आप जॉब कर रहे जॉब थे कर रही थी, बैंक क्योंकि में? मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ट्रेन द ट्रेनर में। क्या सर का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और मुझे वो बहुत एनर्जाइज बहुत किया। फिर मैंने जैसे बोला ना कि कैसे करना है, हाँ, करना है, ये थॉट आ गया कि हाँ। लोगों की मदद करनी है, कैसे करना है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए। फिर मुझे आपके वीडियोस को फिर बहुत सारा देखा, फिर मुझे वो अच्छा लगा, मुझे लगा कि थोड़ा और लर्निंग करूँ डीप में, वो समझने के लिए आपका ये हेल्थ कोचिंग करी। सो आपको दोनों का अगर एक्सपीरियंस बताना हो शॉर्ट में तो कैसा रहा? पहले ट्रेन द ट्रेनर की बात करते हैं। पहले ट्रेन द ट्रेनर में दुनिया दिखी, फोकस किधर करना है वो समझ में आया, और कहाँ मैं स्टक हूँ वो समझ में आया। मुझे ये क्लैरिटी हुई कि मुझे खुद से इतनी प्रॉब्लम है क्यों, जिस प्लेस पर हूँ वो गलत प्लेस है, वो छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ की चाह है वो वहाँ है नहीं, क्या चाहिए उसके लिए डीप में गई, ये समझ आया कि मैं कहीं तो गलत हूँ। ये ट्रेन द ट्रेनर ने सिखाया, क्या और बात हेल्थ है। कोचिंग ने ये दिखाया है मुझे, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि बहुत लोग गलत जगह पे हैं, इधर लो। एक लाइन में आपने बहुत कुछ कह दिया। बहुत लोग गलत जगह पे हैं। भावना जी, आप इतने समय से हेल्थ कोचिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे? ओवरऑल आपका क्या रूटीन रहता है हेल्थ कोचिंग में? एक्चुअली तो स्टूडेंट्स तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक होने के बाद चले भी जाते हैं, तो उसको तो मैं भूल ही जाती हूँ। अच्छा। जुड़े रहते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 170 स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वाओ। एंड अगर अभी ओवरऑल फैमिलीज़ की बात करती हूँ, क्योंकि भले उनका शॉर्ट टर्म गोल होता है, छोड़ देते हैं, बट फैमिली एज एन एक्सटेंडेड फैमिली वो जुड़े ही रहते हैं। तो ऐसी मेरे पास फैमिली मोर देन 350 फैमिलीज़ हैं जो राइट नाउ मेरे साथ हैं। क्या बात है। तो उनकी दुआएं आपको मिल रही, और भी फैमिलीज़ आई एम श्योर जुड़ना चाहेंगे, लोग जुड़ना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं। आपके साथ अगर कनेक्ट करना है उसकी भी हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल देते हैं, सो दैट जो लोग आपके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और जो भी मुझे पता है कि आप जितने लोगों को भी कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे वो खुले दिल के साथ करने वाले हैं। ऑफ कोर्स। बिल्कुल, और आप ये बहुत बखूबी कर रहे हैं, और आपका बिल्कुल भी हेल्थ में बैकग्राउंड ना होते हुए आप जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, इट इज़ इनक्रेडिबल। भावना जी, बहुत 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 अच्छा लगा, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी है। आई एम श्योर कि अगर अंत तक जो लोगों ने सुना हुआ होगा उनका एक नज़रिया बदला हुआ होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्व बढ़ चुका होगा, रिस्पेक्ट बढ़ चुका होगा, और आई एम श्योर कि आप बहुत दुआएं कमाए हैं। जितने भी व्यूज़ आएंगे ना उतनी दुआएं आपको मिलने वाली है, और आप इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे हैं सबको। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए भी, जरिया बनने के लिए। ब्यूटीफुल। ऐसे ही ग्रो करते रहिएगा भावना जी, और वापस से होपफुली मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सक्सेस स्टोरी आपकी सुनेंगे। श्योर। देखा कितना एक रोलर कोस्टर जर्नी था ये। इट वॉज इमोशनल, इट वॉज इंस्पिरेशनल, इट वॉज मोटिवेशनल, एंड इट वॉज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा करेज मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है इस पॉडकास्ट से, और मैं ज़रूर चाहूँगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर ये लिख के बताइए कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट जो भावना जी के साथ किया कैसा लगा, उसमें सबसे बेस्ट क्या लगा, और साथ में इसे आप
ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ कि जो आपको लगता है कि इसमें से एक भी सेंटेंस शायद वो सुन लेंगे, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, या आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट सुनकर उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज़ आई नो कि ये बहुत सारे लोगों के अंदर एक आशा बिल्ड कर सकता है, होप और फेथ बिल्ड कर सकता है। और कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप चाहेंगे कि हम नए नए पॉडकास्ट लेकर आए, वो भी आप बताइएगा। फिट भारत मिशन को अब तक आपने सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा। आप इवन स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।